गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ तक पढ़ चुके हैं पूरा, उसका डेरिवेशन, उसका बेस्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। बायो-सेवर्ट लॉ की तरह इसमें भी क्या होगा, कुछ एप्लीकेशन होगा जिसके बेसिस पे हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले समझना होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम पहले चैप्टर में आते हैं। यहाँ गॉस लॉ पढ़े थे, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें क्या था मेन पर्पज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस कितना होगा। तो वहाँ पे देखे थे एक हमने गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं और उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है, फ्लक्स। तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स Q1 + Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में हमारा था क्या, किसी क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होता था और तब हम वहाँ पे फ्लक्स निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे हमारा होगा क्या, चार्ज के जगह पे करंट इनक्लोज किया जाएगा और जिस सरफेस से इनक्लोज किया जाएगा उसको एम्पीरियन लूप नाम देंगे, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग एम्पीरियन लूप। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई करंट इनक्लोज होगा, ऐसे करंट आई और ये इनक्लोज करेंगे ऐसे इस तरह से। तो थोड़ा सा इसे डिफरेंट केस है यहाँ, कि वहाँ चार्ज इनक्लोज रहेगा गॉसियन सरफेस के अंदर और यहाँ क्या होगा, एम्पीरियन लूप के अंदर करंट इनक्लोज होगा। तो इस करंट के अकॉर्डिंग हमें इसके इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप के मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा, क्योंकि हमें पता है ओरस्टेड लॉ से कि करंट कैरिंग वायर से क्या होता है, चारों तरफ फील्ड क्रिएटेड होता है। तो उस फील्ड की वैल्यू इस केस में क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। और एम्पियर का क्या स्टेटमेंट है इस फील्ड को फाइंड करने के लिए, ये हमें इसमें देखना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इनका, फिर इसको समझेंगे क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ, पहले इसको लिख लेंगे तो फिगर से समझेंगे कि क्या ये लिखा गया है। जैसे हम लोग गॉस लॉ लिखते थे, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी तरह यहाँ एम्पियर्स लॉ लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed Amperian loop is equal to mu naught times the net current enclosed by closed loop। ये इनका स्टेटमेंट है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड लूप। ये इनका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये इस तरह की म्यू नॉट टाइम्स, जैसे वहाँ था गॉस लॉ में 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज लूप, यहाँ म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज बाय द क्लोज लूप। इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, मैथमेटिकली वी कैन राइट, तो इसका ये इस तरह से लिखा जाए, इंटीग्रल ऑफ
इसमें लिखा गया था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करेंट इनक्लोज बाय द क्लोज एम्पीरियन लूप। मान लिया हमारा नेट करेंट क्या है, उसके अंदर एम्पीरियन लूप के अंदर आई है, म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट में नाम पता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम अपसाइड इस तरह यहाँ पे म्यू नॉट आते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है और इस फॉर्म का यूज करके हम लोग डेरिवेशन करते हैं आगे। तो इसको पहले समझ लेंगे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या किया गया है, लाइन इंटीग्रल। चूँकि डीएल एलिमेंट एक क्या है, लाइन की फॉर्म में होगा सर्कमफ्रेंस, तो दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रल किया गया है जो म्यू नॉट आई इक्वल होगा। तो पहले इतना नोट कर लेंगे, फिर इसको हम लोग फिगर से समझेंगे कि कैसे बी कहाँ पे होगा, डीएल एलिमेंट कैसे कहाँ होगा, ये करंट कहाँ पे है। तो इतना नोट कर लेंगे स्टेटमेंट। गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल होता है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होता है। तो अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसको हम फिगर से समझेंगे, इसका फिगर कैसे होगा। फिगर में इस तरह ये फिगर बनाएंगे। इसके बाद ये एक करंट कैरिंग वायर हमने कंसीडर किया, जिसमें जो करंट फ्लो हो रही है हमने मान लिया आई है, आई करंट फ्लो हो रही है। अब ये करंट फ्लो वायर है तो अरेस्टर लॉ से क्या आर डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इस करंट को एम्पियर्स के अकॉर्डिंग इस करंट को हम एक क्लोज एम्पीरियन लूप के अंदर इनक्लोज कर लेंगे, जिससे कि ये इसके अंदर आ जाए। और डॉटेड लाइन से बनाएंगे, चूँकि ये सरफेस ड्रा किया जाता है। ये जो लूप ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज नोन एज एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब ये करंट कैरिंग वायर क्या हुआ, इस लूप के अंदर इंक्लूड हो गया, जिसे गॉस लॉ में हमने पढ़ा था। फिर क्या करेंगे, इसी पे हम अभी यहाँ छोटा सा एक एलिमेंट मानते हैं डीएल, तो यहाँ डीएल लिखा गया है। ये डीएल एलिमेंट कहाँ होगा, एम्पीरियन लूप के पे लाई करेगा। तो एक तरह से सर्किल का सर्कमफेरेंस की तरह है ये, जो इमेजिनरी जैसे सरफेस है, इसे कैसे वर्टिकल प्लेन में सर्किल, इस तरह से वो सर्किल है और उसके अंदर से तार जा रहा है वायर, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो अब इस करंट का इस सर्कमफेरेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा भी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखाया गया है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड को हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कितना होगा, अभी निकालना रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ, इसका हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, that is integral of B dot dl equal to mu naught into mu naught times net current enclosed by the closed Amperian loop। तो हम इसमें अगर देखें कि इंटीग्रल फॉर्म में क्यों लिखा गया है, तो हमें पता है कि सम का इंटीग्रल कब किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऐसे डीएल एलिमेंट बहुत सारे होंगे, जिसे यहाँ पे डीएल एलिमेंट कंसीडर किया गया। यहाँ डीएल एलिमेंट लार्ज नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट होगा, जिससे सर्कमफ्रेंस का टोटल डीएल मिलेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है बी डॉट डीएल, टोटल का निकालने के लिए जितना टोटल वैल्यू होगा, तो प्रोडक्ट बी डॉट डीएल का क्या हम सम करते जाएंगे, एक बी डॉट डीएल, अनदर बी डॉट डीएल, अनदर बी डॉट डीएल, तो सबका क्या है सम करना पड़ेगा। ये देखना कि इंटीग्रल फॉर्म में क्यों कैसे आता है सम। तो सबका सम करेंगे तो टोटल फील्ड की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन एक केस है कि अगर एलिमेंट डीएल का लेंथ हम कम करते जाएं, जो डीएल एलिमेंट का लेंथ है
उसका नंबर कम करते जाएं तो नंबर ऑफ DL इंक्रीज होता जाएगा। जितना लेंथ कम होगा उतने ज़्यादा नंबर में DL होंगे। और फॉर हाई नंबर ऑफ DL the length EL will be very small, and in this case the summation, that is sum, changes into integration। तो हम क्या करेंगे, सम के जब क्या लिखेंगे, सीधे इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे, इसलिए यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रल लिखा गया है। यहाँ रियल एलिमेंट इतना छोटा कंसिडर किया गया, दैट इज टेंस टू 0, और उस केस में हम समेशन को या सम को सीधे इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। सम चेंजेस इनटू इंटीग्रेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे पीछे में। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये इसके लिए फिगर बना देंगे कि सरकमफेरेंस पे DL एलिमेंट है, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ DL एलिमेंट होंगे, और इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली होगा। उसको हम डायरेक्ट देखेंगे कैसे होगा, किसी रोड से। तो ये पूरा हो गया यहाँ तक एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म। एंड ये देखा गया कि कैसे यहाँ जो सम है तो D.DL का जो प्रोडक्ट उसका सबका सम इंटीग्रल में कैसे चेंज होगा। When DL tends to 0, then summation changes into integration। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे। अब हम इसके बाद देख सकते हैं कि राइट किस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि किस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन देखा जाए। जैसा कि हमने इससे पहले तक पढ़ा है बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, वहाँ पे करंट जो थी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रहती थी, तब हमें ये यहाँ सेंटर पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना रहता था। तो उसके लिए हमने रूल पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि यहाँ दोनों का अलग अलग करना है, कंफ्यूज होता है। तो राइट हैंड थंब रूल कब लगाते हैं, जब करंट सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होती है, और थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ दोनों डिफरेंस है कि यहाँ करंट सर्कुलर फॉर्म में और यहाँ करंट क्या स्ट्रेट फॉर्म में है। तो इसके लिए हम यहाँ एक दूसरा रूल लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए। ये रूल काम नहीं करेगा जो हम पढ़े हैं यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ में, राइट हैंड थंब रूल। तो अब पढ़ेंगे हम राइट हैंड रूल, सिंपली इट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। और उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। और ये केस कब होगा राइट हैंड रूल, जब करंट किसी स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा होगा, किसी सर्कुलर फॉर्म में नहीं। कंडीशन है कि करंट मस्ट बी फ्लो इन स्ट्रेट वायर, इस केस में। तो हम इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, बायो-सेवर्ट लॉ में। बायो-सेवर्ट के लिए अलग है, एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए अलग। इसमें है क्या, इफ वी ग्रैस्प ए वायर इन आवर राइट हैंड में एक वायर को ऐसे ग्रैस्प करें विथ एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसा दिख रहा है, एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्व फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रूल है यहाँ पे, इसको लिखने पहले राइट हैंड थंब रूल। इफ वी grasp a wire in our right hand with extended thumb pointing in the direction of current, then finger curl होंगे, then curl finger
gives direction of magnetic field. ये राइट हैंड रूल लिख लेंगे जो बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ केस में ही अप्लाई होगा। वैसा नहीं इस रूल को वहाँ बायो सेवर्ट में लगाएं, बायो सेवर्ट का रूल यहाँ लगाएं। तो ये बेसिकली किसके लिए होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ केस में ही राइट हैंड रूल लगेगा, जिसमें करंट स्ट्रेट वायर नहीं फ्लो होगी, कहीं सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये हमारा रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं। ये जो हमारा स्ट्रेट वायर कंसीडर किया गया है, फाइनाइट स्ट्रेट वायर कहते हैं, इससे जो करंट फ्लो हो रही है तो स्ट्रेट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ, तो कितना फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यही पता चलेगा। और हमें इसको फिगर में बना भी देंगे। यही है कि स्टैंडर्ड थंब पॉइंटिंग की डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्व फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि बी का डायरेक्शन कैसे होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग अपने राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, ऐसे रख दें मान लिया, तो स्टैंडर्ड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्ल फिंगर देखिए फिंगर के साथ कर्ल हो रहा है, अंदर जा रही है, तो ये मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, इनवर्ड जा रहा है फील्ड अंदर। और भाई इस साइड में अगर देखें तो ये फिंगर क्या है, बाहर की तरफ आ रही है, थंब तो करंट के डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि स्ट्रेट वायर है, तो कर्ल फिंगर बाहर आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, कॉपी के अकॉर्डिंग, ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग आउटवर्ड। इस तरह से फील्ड यहाँ इनवर्ड होगा और यहाँ से आउटवर्ड होगा, मतलब इस सर्किल के टेंजेंशियली लाई करेगा। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाए बी का, तो किस तरह का बी होगा, यहाँ क्रॉस बी, इस साइड से फील्ड अंदर जा रही है और यहाँ इस साइड से फील्ड बाहर आ रहे हैं। तो क्लियर होना चाहिए कि करंट यहाँ हमारा थंब बता रहा है, तो कर्व फिंगर जो है फील्ड बता रही है। तो बायो सेवर्ट लॉ से कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे, वहाँ क्या माना गया ध्यान कर, यहाँ जैसा कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। तो इस रूल से हम करंट इस तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये कंप्लीट हो गया राइट हैंड थंब रूल। अब कुछ कंक्लूजन होते हैं इसमें, जिसको हम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेपिंग हमें करना क्या है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो अगर कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आर डिस्टेंस पर उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जिसके लिए यही फिगर हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये हमारा हेडिंग है। और इसके अकॉर्डिंग हमें एक डेरिवेशन करना है। हेडिंग क्या है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बना लेंगे और यही फिगर हमारा इसमें काम करेगा। तो आर डिस्टेंस पे जहाँ मान लीजिए हम फील्ड निकालना है, तो ये हम डिस्टेंस आर दिखा दे रहे हैं ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर हम फील्ड निकाल रहे हैं, और ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है। जो डिस्टेंस है यहाँ से स्मॉल आर है, और यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट पी है। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। हेडिंग के बाद एक फिगर बनाएंगे।
और यहाँ से कोई भी की वैल्यू निकालेंगे तो एम्पियर सर्किट लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हेडिंग बना लिखेंगे। इसके बाद ये फिगर ड्रा कर लेंगे, ये फिगर एक्सप्रेशन में यूज होगा। और एक तरह से ये हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। इसमें भी 2-3 एप्लीकेशन है। एक ये पहला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट वायर। तो फिगर बन गया तो करेंगे क्या, एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करेंगे और उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके बाद लिखना है यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ सर्किट लॉ। क्या पढ़ा हमने, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा फिगर का अरेंजमेंट है। तो इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करेंगे तो बाय क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है, आई करंट इनक्लोज्ड है। हमने यहाँ लिख दिया आई। अगर दो करंट I1 हो जाए I2 दो करंट इनक्लोज हो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो दोनों का सम हो जाएगा। अगर दो करंट है इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, हमारा रिजल्ट आएगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एल हम क्या लिख सकते हैं, और एक क्लोज इंटीग्रल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्लोज लाइन के लिए अप्लाई किया गया है। क्लोज है ये, यहाँ से शुरू हुआ तो फिर यहाँ आके ख़त्म हुआ है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल यूज़ किया गया। नहीं इंटीग्रल तो हम जानते हैं। तो बी डॉट डी एल इसको हम सॉल्व करें, जैसे ए डॉट बी, ए डॉट बी ए बी का सीधा, तो बी डॉट डी एल क्या होगा, बी इंटू डी एल। अब अगर हम यहाँ बी और डी एल एलिमेंट के बीच एंगल देखें तो 0 डिग्री होगा। बी भी इनवर्ड है, डी एल एलिमेंट भी उसी पे लाई कर रहा है। तो बी और डी एल के 0 या 180 कम 0 कंसीडर करें। बी डी एल कास 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। कास 0 1 हो जाएगा, बी इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा, खाली बी क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या होगा, देखेंगे इंटीग्रल ऑफ डी एल, डी एल का इंटीग्रल एल हो जाएगा, बी इंटू एल म्यू नॉट आई, एल की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद होगा बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल मीन्स एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अगर यहाँ से हम एल की वैल्यू रखें तो दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनटू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी वैल्यू क्या है याद होना चाहिए। और इसी तरह करंट कह रहे हैं सर्कुलर लूप से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। इस केस में हम पढ़ेंगे कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है, पाई नहीं रहता नीचे, और उसमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। इस तरह इस दोनों फार्मूले से कंफ्यूजन नहीं होना। इसको हमने बायस वोल्ट के गार्डिंग पढ़ा था और वो एम्पियर के गार्डिंग। ये कंप्लीट हो गया डी एल, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। और कुछ कंक्लूजन इसमें क्या है ये देख लेते हैं पहले कि ये जो हमारा वायर यूज़ किया गया है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, लेकिन जो इसे आर डिस्टेंस में जो फील्ड है वो इनफाइनाइट नहीं है, इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमें। मतलब वायर तो इनफाइनाइट है लेकिन उससे आर डिस्टेंस पर जो फील्ड की वैल्यू वो फाइनाइट है। दूसरा कंक्लूजन जो करंट ये जो पास हो रहा है वो दैट मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज डीसी करंट यूजेज, जो टाइम के साथ वायर ही ना करे।
अब यहाँ पे देखना था कि फील्ड किस तरह का है यहाँ पे, तो नॉर्मल होगा कि वैनिश करेगा कि टेंजेंशियल होगा। हमने फार्मूले देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल होगा अक्रॉस द रियल एलिमेंट। इस तरह से कंक्लूजन है यहाँ पे, ये पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।